स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल यादों के पहरे पर। यह कहानी एक सच्ची घटना है जो आप में से ही किसी ने हमारे साथ शेयर की है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई कहानी, कोई घटना हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए मेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं और अपनी जीवन की घटना हमसे शेयर कर सकते हैं। तो मेल आईडी है mahi.g710@gmail.com। अच्छा होता सासू माँ आप अपनी बेटी की शादी में उसे घर भी दे देते। नंदनी की शादी 1 महीना पहले ही हुई थी, पर पता नहीं क्यों उनके चेहरे का नूर गायब था। शायद किसी बात से नाराज थी या भगवान जाने, पर हर पल यही प्रतीत होता था कि वह खुश नहीं है। ससुर दीनानाथ जी ने कई बार पूछने की कोशिश भी की, पर हर बार नंदनी बात को टाल जाती थी। दीनानाथ जी भी यह सोचकर रह जाते कि क्या पता अभी अभी शादी हुई है और नए घर में मन लगने में भी वक्त लगता है, इसलिए शायद बच्ची बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रही और चुप चुप रहती है। और एक दिन दीनानाथ जी घर के आंगन में गमलों को पानी दे रहे थे कि अचानक नंदनी का भाई उसे लेने आ गया। नई नई शादी हुई थी और इसी कारण से दीनानाथ जी ने भी मना नहीं किया जाने के लिए। बहू के जाने के बाद दीनानाथ जी ने अपने बेटे सुशील से कहा, बेटा क्या बात है? बहू चुप चुप रहती है और चेहरे से भी लगता है कि जैसे कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है। कोई बात हुई है क्या? पता नहीं पापा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। और सुशील ने जवाब दिया, अच्छा फिर तो लगता है मेरी ही गलतफहमी होगी शायद, पर फिर भी बेटा एक बार बहू का मन टटोल कर देख, क्या पता जो वह मुझसे ना बोल पा रही हो तुझसे बोल दे। मैंने तो कई बार बहू से जानने की कोशिश की कि आखिर वो उदास क्यों रहती है, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। ठीक है पापा, जब आएगी तब बात करके देख लूँगा। और इतना कहकर सुशील अपने ऑफिस चला गया। और शाम को जब ऑफिस से सुशील घर आया तो देखा दीनानाथ जी उदास बैठे थे और उन्हें यूं उदास देखकर सुशील ने पूछा, क्या हुआ पापा, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हो? और सुशील के सवाल पर दीनानाथ जी ने उसकी तरफ नजरें उठाकर देखा और कहा, बेटा कल संडे है, तू एक काम कर, तेरा सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर ले, मैं तेरे कमरे में शिफ्ट हो जाता हूँ। अरे अचानक से आपको क्या हुआ पापा? कमरा शिफ्ट करने की बात कहाँ से आ गई? कोई परेशानी है क्या जो कमरा शिफ्ट कर रहे हो? और सुशील ने दीनानाथ जी के पास बैठते हुए कहा, बेटा मैं तो अकेला हूँ, तेरी माँ भी नहीं है, भला इतने बड़े कमरे का मैं क्या करूँगा, इसलिए बड़ा कमरा तू ले ले और मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे। रहने दो ना, हम बहुत ठीक हैं, क्या ज़रूरत है कमरा चेंज करने की? आराम से तो रह रहे हैं हम, और वैसे भी नंदनी है। नहीं, वो क्या सोचेगी पीछे से अगर सामान शिफ्ट किया तो? और फिर लोग नंदनी के बारे में क्या क्या बात बनाएंगे कि आते ही ससुर को उसके कमरे से निकाल दिया। और सुशील ने ठाका लगाते हुए कहा। और उसकी बात सुनकर दीनानाथ जी चुप हो गए। पर दूसरे दिन सुशील के पीछे पड़कर उन्होंने कमरा शिफ्ट करा ही लिया। जब तक सामान कमरों में शिफ्ट हो गया तो दीनानाथ जी बोले, बेटा बहू के बिना घर में रौनक नहीं लग रही, जा बहू को ले आ। और सुशील नहा धोकर तैयार हो जाता है और नंदिनी को लेने अपने ससुराल चला जाता है। और शाम तक दोनों घर लौट आते हैं।
कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन फिर एक दिन नंदिनी बिना कुछ बोले ही घर चली गई। और दीनानाथ जी अभी तक यही सोच रहे थे कि बहू की नई नई शादी हुई है और नए घर के नए माहौल में अभी उसका मन नहीं लग रहा, इसलिए वह अपने घर चली जाती है। लेकिन शाम को जैसे ही सुशील आया, उसने अपने पिता दीनानाथ जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी। सुशील ने अपने पिता के पास बैठते हुए पूछा, पापा, नंदिनी कहाँ है और आप यहाँ अकेले उदास क्यों बैठे हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं बेटा, नंदिनी अपने घर गई है। अच्छा बेटा, तुझसे काम था। हाँ पापा, बोलिए ना। बेटा एक काम कर, तेरे ससुराल से जो सोफे आए हैं वह अपने कमरे में रख ले। और उनकी बात सुनकर सुशील बोला, पापा, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? रखे रहने दो ना सोफे, बाहर मेहमान आएंगे तो बाहर बैठने के काम आएंगे। पर बेटा, हमारे अपने भी तो सोफे हैं ना, वह रख लेंगे हॉल में। अरे पापा, कैसी बातें कर रहे हो? नए सोफे हैं, हॉल में ज़्यादा अच्छे लगेंगे। नहीं नहीं बेटा, बहू के नए सोफे हैं, उसके कमरे में ही अच्छे लगेंगे। तू बस उसके कमरे में ये सोफे रख ले। और उसकी बात सुनकर सुशील एक पल के लिए चुप हुआ, फिर बोला, किसी ने कुछ कहा है क्या पापा? और अचानक से सुशील के सवाल को सुनकर दीनानाथ जी झेप गए और फिर बोले, नहीं बेटा, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें कमरे में रख दे। आखिरकार सोफे नंदिनी और सुशील के कमरे में शिफ्ट कर दिए। और अगले दिन सुशील ऑफिस से जब घर आया तो नंदिनी आ चुकी थी। और सुशील को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि नंदिनी का अभी कुछ दिन आने का बिल्कुल मूड नहीं था। अक्सर सुशील नोटिस करता था कि नंदिनी और दीनानाथ जी के बीच में अजीब सा तनाव था। दोनों खुलकर बात तक नहीं करते थे। कुछ दिनों बाद नंदिनी एक बार फिर मायके गई और उस दिन भी सुशील शाम को लौटा तो दीनानाथ जी अपने आंगन में साइकिल में हवा भर रहे थे। और सुशील ने अपने पापा को बड़ी ही हैरानी से पूछा, पापा, साइकिल में हवा क्यों भर रहे हो? क्या हुआ? घर में स्कूटी है ना? हाँ बेटा, पर मैं सोचता हूँ कि अगर साइकिल चला लूँगा तो हड्डियाँ मजबूत बनी रहेंगी। और वैसे भी स्कूटी तो बहू की है, बेटा वो चला लेगी, मेरे लिए साइकिल ही ठीक है। पापा, किसने आपसे क्या कहा? मुझे सब खुलकर बताई। और इतना सुनकर दीनानाथ जी एकदम से हड़बड़ा गए। अरे वो किसी ने कुछ नहीं कहा बेटा, पर क्या मुझे नहीं दिखता कि बहू को भी स्कूटी चाहिए होती है? बस इसलिए अपने लिए मैंने साइकिल ठीक की है। इससे पहले सुशील और कुछ पूछता और दीनानाथ जी अपने कमरे में चले गए। अब सुशील के मन में भी हलचल होने लगी। आखिर कुछ तो है जो पापा मुझे बता नहीं रहे। और जब भी नंदिनी मायके जाती है तभी पापा यह अजीब बातें करते हैं। पहले कमरा, फिर सोफे, फिर साइकिल, यह सब चल क्या रहा है? आखिर मुझे इस सब का पता लगाना ही होगा। और जब नंदिनी घर पर होती है तो भी पापा और उसके बीच अजीब सा तनाव लगता है। कुछ तो बात है, पर पापा मुझे बता नहीं रहे। वहीं मेज पर दीनानाथ जी का फ़ोन रखा हुआ था। सुशील ने फ़ोन उठाकर चेक किया तो उसमें नंदिनी की मम्मी का फ़ोन आया हुआ था। और सुशील को सच में अब कुछ न कुछ तो गड़बड़ लगने लगी थी। उसने दोबारा दीनानाथ जी से वही बात पूछी, पर वो टाल गए। आखिरकार दूसरे दिन जब सुशील घर लौटा तो वो वाकई हैरान था कि नंदिनी मायके से आ चुकी थी। अब सुशील का संदेह यकीन में बदलने लगा था। पर जब पापा ही नहीं बताना चाहते तो आखिर सुशील पूछे किससे? नंदिनी से तो बात की तो उसने सिर्फ इतना ही कहा कि अब पापा की इच्छा कि वह क्या करना चाहते हैं, मैं इसमें क्या कह सकती हूँ। इसके आगे सुशील भी कुछ ना कह सका। पर शक का कीड़ा तो दिमाग में बैठ गया था। आखिर उसका शक यकीन में तब बदल गया जब एक बार फिर से नंदिनी वापस मायके गई।
इस बार दीनानाथ जी ने सुशील से नंदनी के लिए एक फ्लैट लेने की बात कही और इस बार सुशील बिगड़ गया। यह क्या है पापा? आखिर ये क्या लगा रखा है आपने? जब भी नंदनी मायके जाती है आप बस यही सब बातें करने लग जाते हो। ये चीज वहां रखो, उसका सामान वहां सेट करो, उसके लिए अलग घर लो। आखिर चल क्या रहा है आपके मन में? बताते क्यों नहीं हो? और सुशील को इस तरह चिल्लाते देख दीनानाथ जी की आंखों में आंसू आ गए और वो कांपती हुई आवाज़ में बोले, बेटा मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। आखिर मेरी उम्र ही कितनी बची है? मेरे कारण तुम्हारा घर उजड़े ऐसा मैं कभी नहीं चाहूँगा। और दीनानाथ जी की बातें सुनकर सुशील हैरान हो गया और फिर बड़े प्यार से अपने पिता से बोला, पापा सच सच बताओ हुआ क्या है? और दीनानाथ जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा पहले वादा कर कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मैं अकेला कैसे रहूँगा तेरे बिना? तेरी माँ भी नहीं है। भगवान के लिए मुझे अपने से दूर मत करना बेटा। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। पता नहीं फिर भी सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। अरे पापा कैसी बात कर रहे हो आप? जो भी है खुलकर बताओ। और मैं क्यों छोड़कर जाने लगा आपको? मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं बेटा हूँ आपका, आपके साथ ही रहूँगा। और कौन कह रहा है आपको कि मैं आपको छोड़कर चला जाऊँगा? आप मेरी ज़िंदगी हो, आपके बिना जीना की तो मैं सोच भी नहीं सकता। और जब दीनानाथ जी को सुशील की बातों पर विश्वास हुआ तब जाकर उन्होंने सुशील को बताना शुरू किया, बेटा याद है तुम्हें जब तुम्हारी शादी के बाद नंदनी का भाई उसे अचानक लेने आ गया था और वह मायके चली गई थी, तो मुझे भी यही लगा था कि उसके मायके वालों को उसकी याद आ रही होगी। लेकिन उसके जाने के बाद उसकी माँ का फ़ोन आया था। मुझे पता चला कि नंदनी ने उन्हें फ़ोन करके बुलाया था। समधन जी कह रही थी कि मैंने सारा दहेज का सामान अपनी बेटी और दामाद के इस्तेमाल के लिए दिया है, लेकिन आपने सारा सामान हॉल में रखवा दिया। सिर्फ एक पलंग, अलमारी और ड्रेसिंग उसके कमरे में रखकर अपने कर्तव्य से हाथ झाड़ लिया। आपकी तो उम्र हो गई है, आप सब सामान को अपने पास रखकर क्या करेंगे? लेकिन कम से कम बच्चों की इच्छाओं को तो सम्मान कीजिए। अब तो मेरी बेटी उस घर में तभी आएगी जब उसके कमरे में वो सारा सामान सजेगा। अब तू ही बता बेटा कि तेरे उस छोटे से कमरे में सारा सामान कैसे आता? इसलिए मैंने तुझसे कहा कि मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे और तू मेरा कमरा ले ले। कम से कम बहू का सामान तो आ जाएगा ना उसमें। जब नंदनी दूसरी बार मायके गई, मुझे तो तब भी यही लगा था कि उसे अपनी मम्मी पापा की याद आ रही होगी, लेकिन यह भी मेरी गलतफहमी ही साबित हुई। नंदनी वहां पहुंची कि थोड़ी देर बाद ही उसकी माँ का फिर से फ़ोन आया और वह कहने लगी कि नंदनी को मेरे कारण अपनी गृहस्थी बसाने में बहुत दिक्कत होती है। बेचारी उनकी बेटी कुछ कह नहीं पाती और आपका बेटा आपका लिहाज कर जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उनका जीना दुश्वार कर दो। आप तो सुबह सुबह स्कूटी लेकर निकल जाते हो, लेकिन मेरी बच्ची को बाहर जाना पड़ता तो उसे ई रिक्शा में धक्के खाने पड़ते हैं। देखिए समधी जी, समझाना मेरा फ़र्ज़ है। आप तो अभी अभी ससुर बने हैं, पर मेरे पास तो बहू रखने का तजुर्बा है। बाकी आपकी मर्जी। जब समधन जी ने तुम्हारा नाम ले लिया तो मुझे लगा कि तुम्हारी भी इसमें रजामंदी होगी, इसलिए मैंने अपनी साइकिल निकाली थी। लेकिन आज मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए इतना कुछ सुना दिया। और कहते कहते दीनानाथ जी फफक फफक कर रो पड़े और सुशील खूब देर तक तो पिता को चुप कराने की कोशिश करता रहा। उसने उन्हें पानी पिलाया और फिर बोला, क्या कहा पापा उन लोगों ने? मुझे सब कुछ खुल कर बताइए, मैं भी तो देखूं कौन किस हद तक जा सकता है। और आखिर दीनानाथ जी थोड़े तसल्ली खाकर सहज हुए और फिर बोले, समधन जी कह रही थी कि इस उम्र में क्या मोह माया के चक्कर में पड़े हो।
बच्चों को उनकी ज़िंदगी जीने दो। आपके घर में रहते हुए मेरी बेटी खुलकर नहीं रह पाती। उसकी ज़िंदगी पर बंधन लग गया है। आप उसके लिए नए घर का इंतज़ाम कर दो। कम से कम बच्चे अपने नए वैवाहिक जीवन का तो आनंद उठा लेंगे। क्या आपको कुछ भी समझ नहीं आता कि उनकी भी अपनी ज़िंदगी है? अगर पानी सर से ऊपर निकल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि बेटा बहू आपको छोड़कर अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले, या फिर आपको दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। गलती सारी आपकी होगी, लेकिन बदनाम मेरी बेटी हो जाएगी। अब तू ही बता बेटा, मैंने उस समय भी तुझे कितना कहा था कि बहू को लेकर अलग घर में रह ले, लेकिन तू नहीं माना। अब इसमें मेरी क्या गलती है? अब तो जब भी समधन जी का फ़ोन आता है या नंदनी मायके जाती है तो मुझे घबराहट होने लगती है कि अब क्या नया बखेड़ा खड़ा होने वाला है। तेरी माँ के जाने के बाद मैंने तुझे बड़े ही संघर्षों के साथ पाला है। सारे रिश्तेदार साथ छोड़ चुके थे। सोचा था पूरी ज़िंदगी संघर्ष करते हुए गई, कम से कम बेटे की शादी के बाद सुकून के कुछ पल जी लूँगा। पर सच कहूँ तो अब मुझे बहुत डर लगता है। और कहते कहते दीनानाथ जी के हाथ कांपने लगे थे और जीभ लड़खड़ाने लगी थी। यह देखकर सुशील को अपने पिता पर तरस आया और नंदनी और उसकी माँ पर गुस्सा। क्या हालत कर दी थी उन लोगों ने उसके पिता की। और जैसे तैसे वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने पिता से बोला, पापा आपको मुझ पर भरोसा है ना? आपको शुरुआत में ही मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था। बेवजह इतनी परेशानी झेल ली आपने। अगर शुरुआत में ही आप बोल देते तो उसका हल तभी निकल जाता। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से समधन बातें करती है, मुझे लगता था कि शायद इसमें तेरी भी रजामंदी है। एक दो बार सोचा भी कि तुझसे पूछ लूं, फिर मुझे लगा अगर सामान शिफ्ट करने से ही सारी समस्या का हल निकल रहा है तो इसमें गलत ही क्या है। पर इस बार तो समधन जी कुछ ज़्यादा ही बोल गई। वो अगर ज़्यादा बोलती नहीं तो शायद आप मुझे कुछ बताते भी नहीं। पर कोई बात नहीं, देर से ही सही, या फिर पता तो चला कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अब परेशान मत होइए पापा, अब इसका निर्णय तो मैं बहुत जल्द ही करूँगा। और सुशील की बात सुनकर दीनानाथ जी घबराते हुए बोली, नहीं नहीं बेटा, तू ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे कोई समस्या खड़ी हो और मेरे कारण तेरी गृहस्थी खराब हो। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। पापा, गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती। इसमें दो लोगों का बराबर योगदान होता है। पर यहाँ तुम्हारी बहू अपनी तरफ से कोई कोशिश ही नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ समस्या ही खड़ा कर रही है। तो उसे उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा ना। विश्वास करो पापा, मैं इस रिश्ते को सिर्फ एक मौका और दे रहा हूँ। नहीं तो जिस तरह का यह रिश्ता है ना, इसका टूट जाना ही बेहतर है, क्योंकि जिंदगी भर के दुखों से एक बार का दुख बेहतर होता है। आप बस अपने बेटे पर विश्वास रखिए। कल का दिन कुछ अलग कहानी लेकर आएगा। और सुशील की इन बातों से दीनानाथ जी को काफी हिम्मत मिली थी। और दूसरे दिन जब दीनानाथ जी उठे तो देखा सुशील जाग चुका था और फोन पर किसी से बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद दीनानाथ जी चाय पी रहे थे और दोनों बाप बेटे साथ में बैठकर बातें कर रहे थे कि दरवाजे की डोरबेल बजी। दीनानाथ जी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने दो लोग खड़े थे और दीनानाथ जी ने हैरानी से उन लोगों से पूछा, आप कौन हैं और किससे मिलना है आपको? तो उसमें से एक लड़का बोला, अंकल, हमें सुशील भैया ने बुलाया है, आप उन्हें बाहर बुला दीजिए। जो हमारा काम है वो हम शुरू करें। और इतने में खुद सुशील बाहर आ गया और आते ही बोला, अरे आ गए आप लोग,
चलिए जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं और मैं आपको बता देता हूँ को कौन कौन सा सामान उठाना है। और इतने में दीनानाथ जी बोले, सुशील, कौन सा सामान उठाने की बात कर रहे हो बेटा? मुझे बताओगे आखिर चल क्या रहा है? पापा, बस आप मेरा साथ दो। हर समस्या का समाधान होता है और कोई सीधे तरीके से समझता है तो कोई दूसरे तरीके से। जिस तरह की हरकतें वह लोग कर चुके हैं उससे उतना तो समझ में आ गया कि उन्हें सीधा तरीका समझ में नहीं आने वाला, तो बस अब उनके तरीके से ही उन्हें समझा रहा हूँ। लेकिन तू करना क्या चाहता है, मुझे बता तो सही। और अभी भी दीनानाथ जी अपने बेटे से पूछे जा रहे थे। पापा बस 1 मिनट, मैं अभी आया। और सुशील उन लड़कों को कुछ समझाकर आ गया और जाकर दीनानाथ जी से बोला, पापा, मुझ पर विश्वास रखें और मेरा साथ दो। थोड़ा सख्त तो आपको भी होना पड़ेगा। बस इतना विश्वास दिलाता हूँ कि गलत कुछ नहीं होगा। और फिर सुशील ने अपनी योजना अपने पिता को समझाई और सुनकर दीनानाथ जी बोले, बेटा, इससे सब ठीक तो हो जाएगा ना? अभी भी अपने पिता को असमंजस की स्थिति में देखकर सुशील बोला, अरे पापा, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? आर या पार, आप बस हिम्मत बनाए रखना। और कहकर सुशील अपनी योजना पर काम करने लगा। और 2 घंटे बाद सुशील अपने ससुराल के दरवाजे पर था और जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, उसके साले साहब ने आकर दरवाज़ा खोला। उस समय घर के लोग नाश्ता कर रहे थे और उसे घर आया देखकर सभी हैरान रह गए। नंदनी की भाभी रसोई में खाना बना रही थी। वही खुद नंदनी और उसकी माँ उसे वहां देखकर हैरान थी। और इतने में ससुर जी बोले, अरे सुशील जी, आप अचानक यहाँ? सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब खैरियत है। और इतने में बड़े भैया भी बोले, अरे खड़े खड़े सब देख क्या रहे हो? सुशील जी आए हैं, उनके लिए भी चाय नाश्ता लगाइए। और सुशील ने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, अभी मैं जल्दी में हूँ, ऑफिस भी जाना है। वह तो मैं यह सामान रखवाने आया था। और सुशील की बात सुनकर सभी आश्चर्य से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आखिर नंदनी की माँ ने कहा, दामाद जी, कौन सा सामान रखने की बात कर रहे हैं आप? और उसकी बात सुनकर सुशील मुस्कुराया और बोला, वही जो बाहर ट्रक में है। और सब हैरान रह गए और फटाफट निकलकर बाहर आ गए और देखा तो ट्रक में वह सारा सामान रखा था जो नंदनी के मायके वालों ने उसे शादी में दिया था। उस सामान को देखकर घर के सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वहीं नंदनी कभी अपनी माँ को तो कभी सुशील को देख रही थी। आस पड़ोस के लोग वहां खड़े होकर बातें करते देख नंदनी की मम्मी बोली, दामाद जी, ये क्या हरकत है? आप भला यह सामान यहाँ क्यों लेकर आए हैं? यहाँ यह सब लाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? देखिए बाहर सब लोग खड़े होकर कैसे बातें कर रहे हैं। और नंदनी के पापा बोले, दामाद जी, यह सब क्या है? मुझे तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कि तभी सुशील हाथ जोड़कर समझाते हुए बोला, देखिए ससुर जी, यह दहेज का सामान आपकी बेटी का है जिसे आप लोगों ने दिया है, लेकिन वह घर तो मेरे पिताजी का है जो उन्होंने बनवाया था। अब पिताजी ने साफ कह दिया है कि या तो तुम अपना नया मकान खरीद लो या फिर उसका सामान उसके घर पहुंचा दो। मेरे घर में इसकी कोई जगह नहीं। आखिर जब से यह सामान मेरे घर में आया है, मेरा चैन और सुकून खो गया है। कि तभी बीच में नंदनी की माँ बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए, आखिर दिक्कत क्या है आपके पिता को? और सुशील मुस्कुराकर बोला, बस यही सासू माँ कि अगर शादी में आप मकान भी दे देती, आपकी बेटी को थोड़ी सहूलियत हो जाती, उसे यूँ परेशान न होना पड़ता
और उसे बार बार यूं मायके आकर नहीं बैठना पड़ता। और सुशील की बात सुनकर ससुर जी और बड़े भैया सासू माँ को घूर घूर कर देख रहे थे। वहीं बहू की नज़र भी सासू माँ पर ही टिकी थी कि सासू माँ ने तो चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर उसकी पोल जो खुल रही थी वह भी अपने बेटे और बहू के सामने। उन्हें समझ में आ गया था कि सुशील को सब पता चल चुका है और इस बार समधी जी भी थोड़े सख्त हो गए हैं। लेकिन तभी नंदिनी बोली, मेरी मम्मी पापा की इज्जत की आपको कोई परवाह नहीं थी? जो आप उनका दिया हुआ सामान यहाँ लेकर आ गए, ये भी नहीं सोचा कि मेरे माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी? बैठकर भी तो बात की जा सकती थी ना। और उसकी बातें सुनकर सुशील बोला, अच्छा बैठकर भी बातें होती हैं क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि तुमने कभी हमसे बात ही नहीं की कि जब भी तुम्हें कोई दिक्कत हुई तुम अपने मायके आकर बैठ गई और पीछे से सासू माँ फोन करके मेरे पिता को परेशान करती थी। यहाँ तक कि मेरे पिता को धमकी दे डाली कि उनकी बात नहीं मानी तो कल को बेटा बहू अलग हो जाएंगे। तब तुम्हें मेरे पिता के बारे में ख्याल नहीं आया था? अब नंदिनी के पास भी कुछ कहने को नहीं था, पर अब घर में सबको नंदिनी और सासू माँ के बारे में पता चल चुका था। खैर, बेटी कैसी भी होती है, होती तो बेटी ही है ना। एक पिता उसका घर टूटने कैसे दे सकता था, और उसका घर न टूटे इसलिए ससुर जी हाथ जोड़कर सुशील से बोले, माफ़ करना दामाद जी, हमें तो लगता था कि हमारी बेटी हमसे मिलने खुशी खुशी आई है, और वह भी आप लोगों की रजामंदी से। पर आज तक जो हुआ सो हुआ, पर आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी जिसके कारण आपको या समधी जी को परेशान होना पड़े। अब आप हमारा थोड़ा सामान रख लीजिए और आप इस सामान को यहाँ से रवाना कर दीजिए। अपने ससुर जी को हाथ जोड़े देखकर सुशील ने अपने हाथों को उनके हाथों में लेकर कहा, माफ़ करना पापा जी, मैं यह सब नहीं करना चाहता था, पर जिस तरीके से कल मेरे पिता को मैंने रोते हुए देखा तब जाकर मैंने यह कदम उठाया। आखिरकार ससुर जी ने सामान को ट्रक वापस सुशील के घर भिजवा दिया और खुद नंदिनी और उसकी माँ को लेकर सुशील के घर की तरफ रवाना हुए। वहां जाकर समधी जी से माफ़ी मांगी और भविष्य में ऐसा ना होने का आश्वासन भी दिया। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और आगे भी ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।